जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे सीटेट एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है आपकी। जो सीटेट परीक्षा आपकी जुलाई में होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मार्च में 8 मार्च के आसपास जो है आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसकी तैयारी दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दी गई है और आज हिंदी का दूसरा क्लास है या कहें दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और अगर हम बात करें तो जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, ये तो आपके सीटेट जुलाई के लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा कोई भी टीचिंग एग्जाम्स में आप शामिल होने जा रहे हैं, चाहे हम सीटेट की बात करें, टेट की बात करें, चाहे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 हो या टीआरई 3 हो, ठीक है। इसके अलावा DSSS भी हो, हर एक परीक्षा के लिए बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं पहले प्रश्न पे और बिल्कुल प्रश्न लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आंसर होगा उसको बताएंगे और उससे रिलेटेड जो भी तथ्य होगा उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। ये पहला प्रश्न पूछा गया है कि पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत जो है वो आता है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र लिखना। अगर हम पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बच्चा जो है चित्र बना रहा है, चित्र बनाना भी किसके अंतर्गत आता है? वो भी आपके लिखना के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि पहली कक्षा में अगर हम बात करें तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वर्णमाला सीखने के लिए चित्रों का प्रयोग जो है वो करते हैं। चित्र देखकर और उसे बनाकर अक्षर ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं। द्वारा खींची गई शुरुआती आड़ी तिरछी लाइनें में भी चित्र जो है वो छिपे होते हैं। जब बच्चा शुरू में चित्र बनाता है, इस तरीके से गोजा गाई कुछ भी करता है, तो उसमें भी एक तरीके से कहें तो अक्षर या चित्र जो है वो छिपा होता है। चित्र पर आधारित वाक्य बनाते हैं और उसी पर मन स्थिति को भी क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहली कक्षा में अगर बच्चा जो है चित्र बना रहा है तो इसका मतलब वो भी सीखने के अंतर्गत ही आता है या लिखने के अंतर्गत ही उसको भी काउंट करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना व्यक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर या मौका दे। तो बिल्कुल बाल साहित्य पढ़ने का मौका तो बच्चों को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शिक्षक का सबसे ज़्यादा प्रयास क्या होना चाहिए कि बच्चों के भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर जो है वो देना चाहिए। तो बिल्कुल राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो कंप्लीट में इस प्रश्न को थोड़ा सा जानेंगे, इसके जवाब को यहाँ पे कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधित रचना शक्ति को बढ़ने के पर्याप्त अवसर या मौके दें। बच्चों को मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर मौके या अवसर दें। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाएं। बिल्कुल जिस तरह प्रकार से हो सके बच्चे को उस प्रकार से भाषा सीखने के मौके देना चाहिए, उस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बच्चा जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पकड़ जो है उस भाषा पे जो है वो मजबूत बनती चली जाएगी। अगर हम बात करें तो कक्षा में भाषा वातावरण यानी समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करें। जाहिर सी बात है कि अगर हिंदी का शिक्षक है तो उसके अनुरूप जो है कक्षा का माहौल भी होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अगर हिंदी की कक्षा है तो उसमें चित्र जो दीवारें हैं उस पर ऐसे वर्ड बने हों, शब्द लिखे हों, जिससे बच्चे को और ज़्यादा जो है सीखने या समझने में आसानी हो, ठीक है। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे और कुछ जानकारी उसको भी जान लीजिए यहाँ पे कि बच्चों की मातृभाषा को समझने की कोशिश करें और उसे संसाधन की तरह इस्तेमाल करें। अगर कोई बच्चा है अपनी मातृभाषा में कोई प्रश्न का जवाब जो है देता है तो बिल्कुल उसको समझें और उसको बोलने की पूरी आज़ादी दें और उसकी जो भाषा है उसको एक संसाधन की तरह जो है इस्तेमाल या प्रयोग करें। भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक जो है वो अवसर दें। बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर अगर देंगे तो बच्चा जो है वो आसानी से भाषा को सीख सकेगा और उसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत होती चली जाएगी।
बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों को जोड़ने का प्रयास करें। बच्चों के ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता जो है वो निभाएं, बिल्कुल उसके साथ साथ रहें और जिस प्रकार से भी ज्ञान का निर्माण हो सके पूरा सहयोग करने की कोशिश जो है वो करें। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम यहाँ पे। भाषा शिक्षक, बिल्कुल भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका जो होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करें तो एक अनुभवी शिक्षक ही छात्रों को उचित शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होता है। अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनका काम क्या होता है, तो पाठ्य पुस्तकें एक भाषा शिक्षक को यह समझ बनाने में सहायता करती हैं कि वे किस किस प्रकार की रोचक सामग्री को एकत्र कर उनका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा मतलब ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र यार दोस्त जो भी हैं उनकी भी तैयारी जो है वो हो सके। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? पद कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं या पदबंध कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन व कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है ऑप्शन नंबर। बिल्कुल यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? बिल्कुल जब बच्चे का भाषा का आकलन किया जा रहा हो उस समय सबसे कमजोर प्रश्न आप किसे मानेंगे? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रश्न बिल्कुल कमजोर होगा जहाँ पे बच्चे की न तो बच्चा की कल्पना करेगा या न तो सृजनात्मकता के द्वारा अपनी सोच, या बिल्कुल जब बच्चा कल्पना ही नहीं करेगा और नई तरीके से सोचेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल कमजोर प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। बिल्कुल सरल प्रश्न है या बिल्कुल कमजोर प्रश्न माना जाएगा। जबकि केशव सबसे ज्यादा क्या कहता होगा? कल्पना करने की बात की जा रही है, सोच अलग तरीके से सोचने की बात जो है कही जा रही है। ये सारे प्रश्न बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पे सबसे कमजोर है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो बिल्कुल आज डिटेल में जानते हैं थोड़ा इसको। बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना कि बच्चा जो है भाषा को किस प्रकार से प्रयोग कर पा रहा है। बच्चों के विषय संबंधित ज्ञान, जीवन उपयोगी जानकारियां और व्यवहार का आकलन करना। पोर्टफोलियो के जरिए शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन जो है वो करना। आगे यहाँ पे देखिए चिंतन जो प्रकार का होता है, प्रश्न भी आपके दो प्रकार से होते हैं। एक में होता है बिल्कुल बंधे बंधाए जवाब होते हैं, सिंपल तरीके से उसका जवाब बच्चा जो है दे देता है। वहीं एक प्रश्न ऐसा होता है जिसके बारे में बच्चे को काफी जो है सोचना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। तो उस प्रकार के प्रश्न को अपसारी कहते हैं। और बिल्कुल जिस प्रश्न में बंधे बंधाए जवाब देने होते हैं, सिंपल होता है, वो अभिसारी होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जान लीजिए कि अपसारी चिंतन क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति या सृजनात्मकता का प्रयोग जो है करता है, तो ऐसी समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल जो है वो प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है कि हीरा समझदार था या मोती क्यों। बिल्कुल अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बच्चे को जो क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा या अपनी सृजनात्मकता के नए तरीके से सोचने को। बिल्कुल इन सब चीज़ों के बाद ही वो इसका जवाब जो है दे पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बच्चे को अब सारी चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल वहीं अगर हम बात करें तो अभिसारी चिंतन जो होता है, अभिसारी चिंतन, इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। जैसे यहाँ पे अगर कह दिया कि चार को, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन और देखते हैं एक तरीके से उदाहरण कि चार को किस प्रकार से लिखा जा सकता है।
अब कोई बच्चा कहेगा कि हम दो सर 1+3 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई कहेगा कि 2+2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई यहाँ पे आके कह दिया कि बिल्कुल बिल्कुल 5-1 लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे जब किसी प्रश्न के कई जवाब हों, ठीक है, तो वहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है। और जब बंधे बधाए जवाब हों, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, या ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा और जानते हैं कि अभिसारी जो होता है वो कैसा प्रश्न होता है। तो बिल्कुल अभिसारी चिंतन जो होता है, इसका समाधान जो होता है बंद अंत वाला होता है, बंधे बधाए जो है जवाब होते हैं, इसमें गति होती है, अर्थात समाधान शीघ्र जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। जो अपसरी चिंतन होता है अपसारी, यह तथ्यों पर आधारित होता है, यह अधिक जो है प्रतिष्ठित होता है, यह एक प्रकार का रैखिक चिंतन भी कहलाता है। ठीक है, चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। लेखन करना, अक्षर ज्ञान, सुनना, संप्रेषण। तो बिल्कुल भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या होता है, संप्रेषण करना, मतलब अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाना और उसकी बातों को सुन पाना या उसको समझ पाना ही संप्रेषण कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पे भाषा होती क्या है कि मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों या भावनाओं को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, तथा सामान्य भाषा को बात करें तो वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम जो है वो भी कहा जा सकता है भाषा को। अतः भाषा क्या है, एक प्रमुख प्रकार जो है भाषा का वो क्या होता है, संप्रेषण करना होता है। अपनी इसी प्रकृति के कारण भाषा एक और मानसिक अभिव्यक्ति तथा दूसरी ओर सामाजिक अभिव्यक्ति से जो है वो जुड़ता है। ठीक है, चलेंगे हम आगे। बिल्कुल यहाँ पे संप्रेषण की अगर हम बात करें तो संप्रेषण करना भाषा का सबसे अहम कार्य क्या होता है, संप्रेषण करना होता है। भाषा के जरिए हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को भी हम क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं या उसको जो है समझ पाते हैं। भाषा के जरिए हम अपने भाव को लिख कर या बोल कर दूसरों तक जो है उसको पहुंचाते हैं। भाषा के कुछ और महत्वपूर्ण प्रकार या कार्य हैं, उसको जान लीजिए कि भाषा समाज के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है। भाषा हमारे विचारों को एक नियमबद्ध क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। भाषा किसी व्यक्ति की संस्कृति को दूसरे में व्यक्त करने में भी क्या करती है, मदद जो है वो करती है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और यहाँ पे जो है अगला प्रश्न जो है उसको यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ है, बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, मिर्जापुर जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसको हम थोड़ा यहाँ पे जानेंगे कि आनंद कादम्बरी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता है और आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा जो है मिर्जापुर में किया जाता है। बिल्कुल अगर हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, बिल्कुल अगर हम बात करें इसके को इलाहाबाद, लखनऊ या बनारस तो इनके बारे में यहाँ पे जान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में तो बिल्कुल बनारस हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल जो है माना जाता है। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल माना जाता है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है भैया, चलेंगे हम आगे। अगले यहाँ पे आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है कि बच्चों की भाषा का त्रुटियों की ही पहचान करना या बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों या अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल जब आप परीक्षा में बैठें तो इस बात का आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको नहीं और हाँ, अगर प्रश्न में नहीं लिखा है तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि इसमें पूछा जा रहा है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि नहीं लिखा होता है लेकिन हाँ वाला जवाब जो है दे के चले आते हैं और उसकी वजह से हमारा प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है।
अगर हम इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि बच्चों की भाषा प्रगति अभिभावकों और अन्य शिक्षकों से बताना या शेयर करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आकलन होता क्या जान लीजिए कि आकलन किसी भी शिक्षण और अधिगम कार्यक्रम का एक अहम या महत्वपूर्ण हिस्सा या भाग होता है। आकलन और शिक्षण दोनों का अधिव्यापन होता है एवं एक दूसरे में क्या होते हैं, विलय होते हैं। आकलन के बिना शिक्षण या अधिगम संभव नहीं होता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आकलन के बिना न तो शिक्षण हो सकता है, न तो आप चीजों को सीख ही सकते हैं। चलिए भैया हम आगे चलेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि हिंदी भाषा में आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं। छात्रों को सीखने में मदद करना, भाषा प्रयोग से जुड़ी गड़बड़ियों को पता लगाना, किस प्रकार की बच्चा जो है गड़बड़ी कर रहा है, या बच्चों के व्याकरण ज्ञान के बारे में जानकारी को एकत्रित करना या जुटाना, बच्चों के शब्दकोश का आकलन करना, बच्चों की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या करना, ढालना, और भाषा सीखने में बच्चों की किस प्रकार की मदद की जरूरी है इसका भी क्या करना, पता लगाना। चलिए भैया हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, या शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो बहुभाषिक कक्षा ऐसी कक्षा जिसमें बच्चे विभिन्न समुदाय के बच्चे और विभिन्न तरीके की भाषाओं का भी प्रयोग जो है वो कर रहे हो, तो इस प्रकार की भाषा को बहुभाषिक कक्षा जो है वो कहा जाता है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं एक तरीके से संसाधन के रूप में जो है वो कार्य करती हैं। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको यहाँ पे कि बहुभाषिक कक्षा बच्चों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। जाहिर सी बात है कि बहुभाषिकता से ही तात्पर्य है या ऐसी कक्षा जिसमें बच्चों की कई प्रकार के बच्चे हों और सबके बच्चों की भाषाएं जो हैं अलग अलग हों। तो इन भाषाओं का इस्तेमाल जो है संसाधन के तौर पर किया जा सकता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कई तरह से जो है मदद करती हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं का महत्व क्या होता है जान लीजिए कि बच्चों की भाषाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, बच्चों के संज्ञानात्मक और शैक्षणिक विकास को गति मिलती है, बच्चों को अपनी भाषा बोलने और सुनने की पूरी क्या होनी चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए, पूरा पूरा उनको जो है मौका देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वे अपनी बात को अपनी जिस लैंग्वेज को जानते हैं जो उनकी मातृभाषा है उसका प्रयोग करके अपनी बातों को जो है वो रख सकें। बच्चों को संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता जो है वो मिलती है। चलिए भैया आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों के वैचारिक, बिल्कुल हम बात करें तो बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का क्या करती है, निर्माण करती है। बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय जो है सहायता प्रदान करती है। अगर ऐसा मानते हैं बहुभाषिकता जो होती है समाज में संप्रेषण को या संप्रेषण अपनी बात को दूसरे के समक्ष रखने में या करते हैं कम्युनिकेशन करने में जो है बाधित करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो है उस सहायता ही करती है। तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है उसको जान लीजिए कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को उनकी मातृभाषा में बोलने का पूरा मौका या स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा भी उनकी जो है अपनी मातृभाषा जो है उसमें जो है वो देना चाहिए। चलिए भैया आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो सही है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बृहट टिब जो है टिब का बृहजन टिब्बम जो है ये है कि यशोभिलाषी यशधन अभिलाष है, महे ऐश्वर्य का महा प्लस ऐश्वर्य है, रीत्यानुसार का रीत प्लस अनुसार है। तो बिल्कुल इसमें आपको बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। तो राइट जवाब है महे ऐश्वर्य का महा प्लस ऐश्वर्य जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके संधि विच्छेद जान लीजिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में आपको देखने के लिए जो है वो मिल सकता है। जैसे देवर्षि, देवर्षि शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस ऋषि होगा। वहीं हम बृहट्टी टिब शब्द का जो संधि विच्छेद है क्या है, बृहधन टभव है। ठीक है, यशोभिलाष शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यशः प्लस अभिलाषी है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, ऋक प्लस वेद जो है ये। और प्रत्युत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस उत्तर जो है इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चौमासा में समास कौन सा है।
द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो चौमासा ऐसा समाज जिसमें देखिए बिल्कुल अगर बात करें तो ऐसा समाज जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, वो क्या होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो द्विगु समास होगा। ठीक है भैया, द्विगु समास। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें इसके, जिस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है वो द्विगु समास होता है। द्विगु समास में समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध जो है कराते हैं। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद अगर हम बात करें तो संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण जो है वो होता है। तो बिल्कुल चौमासा में वहां पे आपके द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद यहाँ पे जो है संख्यावाचक है। कर्मधारय समास क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, अर्थात इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, वो क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, चरण जो है कमल अर्थात कमल के समान चरण वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद गौण या उत्तर पद जो है प्रधानता हो, बिल्कुल जिस पद के उत्तर पद में प्रधानता हो, समास करते समय वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो। ठीक है, अगर देखिए अगर इस समास में जो है विभक्ति अगर हम करते हैं तो बीच में कोई भी कारक शब्द आ जाए, जो भी कारक शब्द का, के, की, रा, रे, री, से, में, पे, पो, कुछ भी आ जाए तो वहां पे क्या होता है, तत्पुरुष। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त में यश को प्राप्त, को आ गया बीच में, कारक विभक्ति आ गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। वह अगर हम बात करें द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच में तथा, अथवा, और का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, बिल्कुल अगर हम बीच में डैश चिन्ह देख दिया माता पिता, तो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर उनके बीच में तथा, अथवा या और का प्रयोग जो है होता है। बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।